नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना आर्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं सुहाना आर्ट क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का बेहद ही अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ नए कंटेंट और एवं नए सब्जेक्ट को लेकर। आज से मैं आप सभी लोगों को राजनीति शास्त्र तथा हिस्ट्री पढ़ाया करूँगी। प्राचीन इतिहास, मिडिवल, एंशियंट, मॉडर्न, आप सभी को हिस्ट्री और राजनीति शास्त्र में पढ़ाया करूँगी, पॉलिटिकल साइंस। और जो आपकी दूसरी मैम है वह आपको फाइन आर्ट की प्रिपरेशन करवाएंगी। तो पॉलिटिकल साइंस तथा हिस्ट्री से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसीएलटी, ग्रेट नेट, जीआरएफ की तैयारी मैं करवाया करूँगी। रोज़ शाम को 5 बजे मेरी नियमित रूप से वीडियो डल जाया करेगी। साथ ही साथ मैं हर रोज़ आपको 25 क्वेश्चन के एमसीक्यू करवाती जाऊंगी, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होती जाएगी। तो आज से मैं आप सभी को राजनीति शास्त्र तथा हिस्ट्री की क्लासेस लिया करूँगी। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ग्रेट नेट, जीआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और यह जो क्वेश्चंस हैं, मेरे क्वेश्चंस जो है घटना चक्र से, कहाँ से? घटना चक्र से रहेंगे। ये क्वेश्चन मेरे घटना चक्र से लिए रहे होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से हम 25 क्वेश्चंस को आज करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल या चौथा बारडोली सत्याग्रह। तो बताइए आपका इसमें से सही आंसर क्या है? इसमें से बच्चों आपका सही आंसर है अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। ये आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए, और यह आपका क्या है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। अब आइए इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। अहमदाबाद 1918 ईस्वी में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर क्या था? विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी क्या थी? प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना ही पड़ा। अब हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि निम्न में से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? सरदार पटेल ने, बी आर अम्बेडकर ने, एम के गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो बताइए आपका इन चारों में से सही आंसर क्या है? इन चारों में से आपका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ही वह इंसान थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था? भाग लिया था। और यह प्रश्न आपका यूपी टीजीटी परीक्षा में क्या पूछा जा चुका है। अब चलिए अब हम इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले क्या थे? भारतीय प्रतिनिधि थे। तीसरा प्रश्न है आपका, सन 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। तो हमें 1947 में जो नेहरू की सरकार में कानून मंत्री बने हुए थे उनके बारे में बताना है। तो हमारा ऑप्शन है पहला मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा बलदेव सिंह, तीसरा लियाकत अली खान, चौथा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है? इन चारों में से आपका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका सही आंसर है। यही आपके क्या थे? कानून मंत्री थे नेहरू जी की सरकार में। अब आपकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी जी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वह तो कानून मंत्री थे, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? प्रारूप समिति के क्या अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। अब आइए हम अब चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, चौथा स्वामी विवेकानंद, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है? तो इन चारों में से बच्चों आपका सही आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय आपका सही आंसर है। बिल्कुल यही थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था। आइए, और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में यह प्रश्न क्या किया गया है? पूछा जा चुका है। आइए अब हम इसका क्या देख लेते हैं? व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया। यह सभी किसको कहा जाता था? यह सभी चीजें राजा राम मोहन को कहा जाता था और इनके नाम से उन्हें क्या जाना जाता था?
आइए अब हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी। आपका पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, दूसरा रामकृष्ण परमहंस, तीसरा स्वामी विवेकानंद और चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों, जरा दिमाग लगा के सोचिए। इन चारों में से आपका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। और यह प्रश्न आपका जो है यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। अब चलिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो सर्वप्रथम किसने, दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। उन्होंने सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। वह कौन थे, सबसे पहले जिन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था, वह थे कौन, दयानंद सरस्वती थे। और ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्या बने, मुख्य अंग बने। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया। आपका पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा जन्म, तीसरा गतिविधि और चौथा है मनोविज्ञान। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर है जन्म। जन्म को ही उन्होंने आधार मानने से मना किया कि इस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का क्या किया है, विरोध किया है। और यह प्रश्न आपका यूपीजीआईसी परीक्षा में 2009 के पूछा जा चुका है। अब आइए इसका जो है हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, व्याख्या देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती, जिनका नाम था मूलशंकर, ने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की क्या की, स्थापना की। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि दयानंद सरस्वती ने कब आर्य समाज की स्थापना की। तो उन्होंने कब, 7 अप्रैल को 1875 में आर्य समाज की कहाँ पर, बम्बई में स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्मों की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का क्या किया है, विरोध किया है। अब आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो आपका पहला ऑप्शन है वीडी सावरकर, दूसरा ऑप्शन है आरसी मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र, चौथा ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस। तो आपका सही आंसर क्या है, इसमें से आपका सही आंसर है वीडी सावरकर ही वो थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है अगर कोई आपसे पूछे कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस 1857 बुक किसकी है, तो आप बताइएगा यह बुक आपकी किसकी है, वीडी सावरकर साहब की यह बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की क्या कही, पहली लड़ाई कही थी। अब आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस कानून द्वारा, हमारा दूसरा प्रश्न है निम्न में से किस कानून द्वारा, रुक जाते हैं। अब हमारा आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को स्थानांतरित कर दी गई। तो हमारा पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 और चौथा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। और यह प्रश्न आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। तो बताइए इसमें से आपका सही आंसर क्या है। इसमें से आपका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 ही वह अधिनियम था जिससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को क्या कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया, दे दिया गया। अब हम इसका क्या देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया है। तो क्या कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको बदल के किस में बदल दिया गया, वायसराय में बदल दिया गया। और जो है जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग क्या बने, भारत के प्रथम वायसराय बने, यह याद रखिएगा।
अब आपका दूसरा प्रश्न है कि सावरकर जुड़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, स्वतंत्र लेबर पार्टी से, हिंदू महासभा से या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हिंदू महासभा। यह क्या है? सही आंसर है। इससे जो है सावरकर जुड़े हुए थे। यह जो है आपका असिस्टेंट प्रो परीक्षा में 2014 के पूछा जा चुका है यह प्रश्न। आइए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, ये क्या इनका पूरा नाम है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय किसको जाता है? सावरकर को जाता है। सावरकर हिंदू महासभा के क्या थे? अग्रणी नेता थे। हमने अब इसकी व्याख्या देख ली। अब हमारा 10वां प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। 10वां प्रश्न हम देखते हैं, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चौथा ऑप्शन है सुधार अधिनियम 1909। और यह आपकी टीजीटी की परीक्षा 1999 में पूछा जा चुका है। प्रश्न चाहे जितने भी पुराने हो लेकिन उनको घुमा फिरा कर परीक्षा में पूछा ही जाता है। अब आपका इसका सही आंसर क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसका क्या है? सही आंसर है। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव कब पड़ी? किस अधिनियम से पड़ी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का क्या किया? प्रारंभ किया। इसके तहत कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो वायसराय की कार्यकारिणी में कितने? मिनिमम न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को क्या कर सकते हैं? नियुक्त कर सकते हैं। इसके द्वारा इस सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। अब इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लिया जाता है। वर्ष 1861 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारतीयों ने क्या करना किया? सहयोग को प्रारंभ किया। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया और इस अधिनियम से प्रांतीय विधानसभाओं को विधि कानून बनाने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता की क्या पड़ी? नींव पड़ गई। अब आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमारा 11वां प्रश्न है, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड मैकाले, तीसरा लॉर्ड इरविन और चौथा है लॉर्ड लिटन। और यह आपकी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ही क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित होता है तो वह क्या थे? यही वह पर्सन थे जो कि जो है उस समय के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड लिटन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 11वें प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकाल। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या था? 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक क्या था? लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तभी पारित हुआ था 1878 में। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? तो आप बताइएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। लॉर्ड रिपन ने, किसने? लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो लॉर्ड रिपन ही वह गवर्नर जनरल थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया? रद्द किया है और साथ ही साथ देशी भाषा प्रेस अधिनियम को भी रद्द किया है। कब? 1882 ईस्वी में। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही क्या दे दी? स्वतंत्रता दे दी। अब आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजाकुरण काल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड लिटन और चौथा है लॉर्ड कर्जन। और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में यह प्रश्न क्या किया है? पूछा जा चुका है। तो इसका क्या आंसर है? इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। इसका क्या सही आंसर है बच्चों? लॉर्ड लिटन ही इसका क्या है? सही आंसर है। इसे ही भारतीय राष्ट्रवाद का इस काल को ही क्या कहा जाता है? बीजाकुरण काल कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं।
लॉर्ड लिटन, जिनका काल था 1876 से लेकर 1880 ईस्वी की दमनकारी नीतियों ने, कैसी दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। आईसीएस के लिए लिटन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दिया, जो कि भारतीयों की मांग के विपरीत थी। तो उसने क्या किया, जो परीक्षा थी आईसीएस की, उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन उसको घटाकर 19 कर दिया, जो कि भारतीयों की मांग के क्या थी, बिल्कुल विपरीत थी। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं 1878 ईस्वी के शस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के दमन को प्रभावी किया। इन सभी कृत्यों ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरणा दी। इसलिए लिटन की कार्यकाल को क्या कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का बीजा कुटीर काल के रूप में वर्णित किया गया, उसकी दमनकारी नीतियों के कारण। किसकी, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों के कारण इस काल को क्या कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का बीजा कुटीर काल। अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853 और चौथा ऑप्शन है 1858 के एक्ट। तो आपका सही आंसर क्या है बच्चों, यह आपका यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में क्या किया गया है, पूछा जा चुका है कि भारतीय गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का सर्वप्रथम प्राविधान कहाँ से किया गया। तो आपका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही किया गया। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा चार्टर एक्ट 1833 द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक को बनाया गया। तो आपके पहले भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल होते हैं, क्या गवर्नर जनरल, उसको किसे बनाया गया, विलियम बेंटिक ही वह पर्सन है जिसे भारत का प्रथम क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ही जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। और फिर बंगाल के ही गवर्नर जनरल को ही पूरे भारत का, जो जब चार्टर एक्ट 1833 आया उसके द्वारा ही गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। कौन था, विलियम बेंटिक ही वह क्या था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आपका थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है। सूची पहले को सूची दूसरे से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची पहले में क्या है, महत्वपूर्ण नारे हैं और दूसरे में नेता है। तो पहले में महत्वपूर्ण नारे लिखे गए हैं और दूसरे में नेता का नाम लिखा गया। आपको बताना है कि इन नारों को किसने दिया है, किन नेताओं ने दिया है। तो पहला है वेदों की ओर लौटो, या किन्होंने दिया, दिल्ली चलो। और तीसरा है करो या मरो। चौथा है इंकलाब जिंदाबाद। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है वही बताना है आपको। और यहाँ आपको ABCD करके ऑप्शन दिया है और इन सही क्रम आपको चुनते जाना है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या है, बी आपका सही आंसर है। दिल्ली चलो किसने बोला था, दिल्ली चलो किसने, तो बच्चों आपका सही आंसर बी है। और यहाँ वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने यह जो है नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। और दिल्ली चलो किसने दिया था, दिल्ली चलो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो दिया था। करो या मरो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने यह नारा दिया था। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि वेदों की ओर लौटो किसने, दयानंद सरस्वती का नारा है। दिल्ली चलो किसका है, सुभाष चंद्र बोस का है। करो या मरो किसका है, महात्मा गांधी का है। और इनकलाब जिंदाबाद किसका है, भगत सिंह का है। इनकलाब जिंदाबाद किसका है, भगत सिंह का। तो आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। तो आपका प्रथम ऑप्शन है एयू ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। और यह आपका यूपी जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या है, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ही क्या थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्वाचित किया था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि इसने चौथे अधिवेशन की क्या थी, जॉर्ज यूले ने ही अध्यक्षता की थी। कब? 1888 ईस्वी में। कब? 1888 ईस्वी में। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन आपका हुआ था प्रयागराज। प्रयागराज में आपका यह अधिवेशन हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? इलाहाबाद कहते हैं। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों का विश्वास था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचित पद्धति में, स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके में, या सरकारी सेवाओं के बहिष्कार में। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है? और यह आपका 2009 के ये GIC परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है? शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके में ही नरमपंथियों का क्या था? विश्वास था। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वामबद्ध आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। इनकी उदार नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति भी कहा जाता है। क्या? राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति। अब आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या राम बिहारी बोस। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। और यह प्रश्न आपका पूछा गया राजस्थान के PGT परीक्षा 2014 में। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। कहाँ से? ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। कहाँ से? फिसम्बरी से चुने गए। कब? 1892 ईस्वी में, वो भी उदारवादी दल से। अपने प्रवास 1855 से लेकर 1869 ईस्वी के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारतीय की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 ईस्वी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी नामक संस्थाएं स्थापित की। तो यह संस्थाएं किसने स्थापित की? दादा भाई नौरोजी ने। क्या नाम था उन संस्थाओं का? लंदन इंडियन सोसाइटी, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये दोनों संस्थाएं दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? स्थापित किया था। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता की मांग करते रहे। किसकी? स्वायत्तता की मांग करते रहे। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रारंभ किया। तो इन चारों में से आपका सही नहीं क्या है वो बताना है आपको। तो इन चारों में से आपका क्या नहीं सही है? वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। या पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से। वह विश्वास क्या रखते थे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में क्या करते थे? विश्वास रखते थे। और उन्होंने साप्ताहिक पत्रों का भी प्रारंभ किया, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्र। और यह प्रश्न आपका UP GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं कैसी उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्रपाल को अंदर से आंदोलित किया। अतः बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। यह कथन क्या है? गलत है। शेष विकल्प क्या है? सही है आपका। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा जाता था? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा मदन मोहन मालवीय और चौथा है MG राणाडे। और यह आपका UP GIC प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो बच्चों बताइए सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेताओं में से एक थे जिन्हें चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा जाता था। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादियों में सिरमौर थे। गोखले भाषण कला में अत्यंत निपुण थे। गोखले जी ने इस भाषण कला का ज्ञान ब्रिटिश रूढ़िवादी विचारक एडमंड बर्ग से प्राप्त किया। कोई आपसे पूछे तो बताइएगा, रूढ़िवादी विचारक ब्रिटिश के, वो भी एडमंड बर्ग से गोखले जी ने भाषण कला का विज्ञान प्राप्त किया। गोखले ने बर्ग की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंठस्थ कर लिया था। तो गोखले ने क्या कर लिया था? बर्ग की पुस्तक का नाम क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्या कर लिया था? कंठस्थ मतलब वही याद कर लिया था। अब इसका आगे का देखते हैं हम। और उससे भाषण कला एवं रूढ़िवाद को ग्रहण किया। गोखले संवैधानिक परंपराओं को पूरी तरह से निर्वहन करते थे। वे जिस समय भारतीय सदन में भाषण देते थे उस वक्त पूरा सदन शांत होकर उनके विचारों को सुनता था। वे महान संसदवेत्ता थे। लॉर्ड कर्जन ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की। किसने? लॉर्ड कर्जन ने उनकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की। कर्जन के शब्दों में मैंने आज तक किसी जाति में गोखले जैसा संसदीय परंपराओं का सम्मान तथा पालन करने वाले योग्य वक्ता नहीं देखा। गोखले के इस चातुर्य वाक्पटुता के कारण उन्हें चांदी की वाड़ी वाला क्या कहा जाता था? वक्ता कहा जाता था। अब हम अपने 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? तो पहला ऑप्शन है बीजी तिलक, दूसरा जीके गोखले, तीसरा राम एमजी रणाने और चौथा प्रश्न है सीआर दास। तो आपका सही आंसर क्या है? जीके गोखले आपका सही आंसर है। यही क्या थे? राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी जीके गोखले को। और यह प्रश्न कब पूछा गया है? 2015 के यूपीजीआईसी परीक्षा में। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं हम। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा कि गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? 1897 में, 1905 में, या 1907 में, या 1912 में? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका 1905 में आपका बी सही आंसर है। इस समय 1905 में वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और यह प्रश्न आपका यूपीजीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 27 से 30 दिसंबर 1905 के मध्य वाराणसी में कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। किसकी? विपक्ष के नेता। इस अधिनियम में वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। तो यह याद रखिएगा कि 1905 में वाराणसी, कहाँ? वाराणसी में कांग्रेस का क्या हुआ? 21वां अधिवेशन हुआ। 21वें अधिवेशन की गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। और बनारस अधिवेशन में ही गोखले को क्या कहा गया? विपक्ष का नेता कहा गया। और इस अधिनियम में ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में भी किसको नियुक्त किया गया? तो अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को नियुक्त किया गया। अब हम अपना 22वां प्रश्न देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन के उपरांत, या फिर आपका चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश चिन्हित करने के लिए। तो इसमें से सही आंसर क्या है आपका? इसमें से सही आंसर है आपका 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में क्या किया जा चुका है? 2009 में पूछा जा चुका है। तो आपका सही आंसर क्या है? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या की? घोषणा की। और परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक प्रस्ताव क्या किया? पास किया गया। अब प्रश्न नंबर 23वां हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना। इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला आपका है खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड, बारिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग,
तीसरा है तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है लाला हरदयाल, युगांधर सर्कुलर। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सही आंसर है बारिंद्र कुमार दोष, डाका षड्यंत्र अभियोग। ये आपका क्या है, सही नहीं है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बारिंद्र कुमार घोष का संबंध ढाका षड्यंत्र अभियोग से नहीं था। बारिंद्र कुमार ने 1907 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए मणिकतल्ला पार्टी का गठन किया था। वह भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा पत्रकार थे। 1908 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। कब? 1908 ईस्वी में वीरेंद्र कुमार घोष को क्या दे दिया गया? मृत्यु दंड दे दिया गया, जिसे बाद में आजीवन कारावास में क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। किसमें? आजीवन कारावास में इसको बदल दिया गया। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? खिलाफत, असहयोग, स्वदेशी, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2000 कब? 2008 में पूछा जा सका है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन ही इसका सही आंसर है। बंगाल विभाजन के समय यह जो है आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब इसकी व्याख्या जो है हम देखेंगे नीचे। पहले 25वां प्रश्न हम देख लेते हैं, साथ में दोनों की व्याख्या देख लेंगे। आपका 25वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों के मध्य विभाजन, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना, सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना, या फिर मुसलमानों के वृहद बहुमत को संतुष्ट करना। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है वो बताना है। और यह आपकी यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा कब? 2009 में पूछा जा चुका है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा बी। बंगाल में बढ़ती हुई क्या राष्ट्रीयता की भावना को क्या रोकना ही क्या था? बंगाल विभाजन का एकमात्र उद्देश्य था। अब हम इसकी व्याख्या को विस्तार से देख लेते हैं। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिश रची जाती थी। और यहीं पर आपका 25वां प्रश्न भी समाप्त होता है। आपके सभी प्रश्न मैंने धीरे धीरे करके कंप्लीट करा दिए हैं। आप सभी लोग बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ऐसे ही 25 प्रश्न रोज शाम को आपको करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और आज हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को आपके जो है सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को कृपया लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं और भी ज़्यादा प्रेरित होती हूँ आप सभी को अच्छी अच्छी क्लासेस देने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।